गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे और इस जीवन का आनंद मंगल के अभिनंदन के साथ इस लाइफ को, जो अपना संघर्ष है पूर्ण लाइफ है, जैसी भी लाइफ है कठिन संघर्ष वाली, उसको आराम से जी रहे होंगे। एंजॉय के साथ आपको जीना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो टॉपिक था उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आज छोटा सा मोटिवेशन कोड है कि संघर्ष ही क्या है, जीवन है। यानी कभी भी किसी व्यक्ति को किन्हीं भी परिस्थितियों में क्या नहीं करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें संघर्ष के साथ उस जीवन को क्या करना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए। तो ऐसी संघर्ष ही क्या है, जीवन है। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे तो क्या है, दुखों का पहाड़ ही आ जाता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है उसके जीवन में। संघर्ष सभी के क्या हैं, जीवन में है। संघर्ष क्या है, सबके जीवन में ही। किसी के छोटे होते हैं, किसी के बड़े होते हैं, लेकिन संघर्ष ही क्या है प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्रों, जीवन है। इसलिए आपको कभी क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। कहीं भी कैसी भी समस्या हो, आपको कभी भी नहीं घबराना है। ठीक है, इस मोटिवेशन कोड को आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब मैं बात कर रहा था स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया है। राजनीतिक विज्ञान के भाग ब में अपन बात कर रहे थे, वो कर रहे थे स्थानीय स्वशासन की। और स्थानीय स्वशासन है, इस स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। इन दो भागों में पहला बताया गया है वो है पंचायती राज। कौन सा भाई, पंचायती राज है। और दूसरा जो भाग है वो है कौन सा, नगरीय स्वशासन। नगरीय शासन की बात की गई है। इसमें पंचायती राज को मैंने कहा ये किस स्तर पर होता है, ये ग्रामीण स्तर पर होता है। जबकि नगरीय स्वशासन किस स्तर पर होता है, शहरी स्तर पर होता है। इस पंचायती राज के लिए अपन ने जो बात की है वो कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां संविधान संशोधन था। जबकि नगरीय स्वशासन के लिए जो बात की वो कौन सा संविधान संशोधन था, वो 74वां संविधान संशोधन था। प्यारे विद्यार्थियों, इस 73वें संविधान संशोधन या पूरे स्थानीय स्वशासन के लिए मैं बात करूं तो संविधान के भाग किसमें है, भाग 9 में। और अनुच्छेद की मैं चर्चा करूं तो अनुच्छेद किसमें है, 243 में। इस 243 में एक एक रूप से क्रम के रूप में इन दोनों को क्या किया गया है, बांटा गया है। सिंपल सी एक कहानी है कि पंचायती राज में जो स्वशासन की बात की गई है वो अनुच्छेद 243 में कहा गया है। इस 243 में कैसे लेके 243 ए से लेके ओ तक या कै से लेके अण तक जो चर्चा की गई है उसका क्या किया गया है भाई, जिक्र किया गया है। तो पहले आज अपन जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक कौन सा लेंगे, पंचायती राज का ग्रामीण परिवेश लेंगे। ठीक है, तो इस संविधान में क्या परिभाषाएं दी गई हैं, तो सिंपल सी है। जो अनुच्छेद 243 है, जो आर्टिकल की मैं बात करूं, 243 में केवल और केवल किसकी चर्चा की गई है, इस पंचायती राज की परिभाषा दी गई है। सिंपल सी बात है, क्या दी गई है, पंचायती राज की परिभाषा दी गई है। आगे जो आर्टिकल की बात करने वाला हूं वो पंचायतों कै की बात करूं या ए की बात करूं, 243 ए या कै, तो इसमें जिक्र किया गया है, उसमें ग्राम सभा का जिक्र किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ग्राम सभा का जिक्र किया गया है कि 243 अनुच्छेद 243 में जिस बात का जिक्र किया गया है वो बात जिक्र किसमें किया गया है, इसमें ग्राम सभा का जिक्र किया गया है। फिर मैं बात करूं 243 और बी की बात करूं या ख की बात करूं तो 243 बी में जिक्र किया गया है, पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। किसका है प्यारे विद्यार्थियों, पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है, ये भी ध्यान रख। यानी 243 ए में तो ग्राम सभा का जिक्र किया गया है, जबकि 243 बी में जिक्र किया गया है पंचायतों के गठन का।
और अनुच्छेद 243 में जिक्र किया गया है वो पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है। पंचायतों की किसका उल्लेख किया गया है? संरचना का उल्लेख किया गया है कि वो किस तरह से बनी हुई है। पंचायतों की संरचना होगी वो किस स्तर की होगी। मैंने कहा इसमें 3 स्तर को प्रावधान रखा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, कितने स्तर का चर्चा की है? 3 स्तर की चर्चा की है। कैसे कैसे की गई है? मैंने कहा कितने स्तर का होगा? पंचायती राज त्रिस्तरीय होगा। इस त्रिस्तरीय में कौन सा होगा? जो सबसे निम्न स्तर का है, सबसे निम्न स्तर का है। निम्न स्तर की बात करूं तो इस निम्न स्तर पर होगी वो ग्राम सभा होगी या ग्राम पंचायत होगी। आपकी ग्राम क्या होगी? पंचायत होगी। बी नंबर पे मध्यम स्तर की बात करूं तो मध्यम स्तर पर होगी, उसको कहा जाएगा पंचायत समिति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? पंचायत समिति। और नंबर सी स्तर पर होगी वो उच्च स्तर पर है, और उच्च स्तर पर कहा जाएगा, जिसे उच्च स्तर पर कहा जाएगा उसे कहा जाएगा जिला परिषद। इसे क्या कहा जाएगा? जिला परिषद ये कहा जाएगा। इसका मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कहाँ जाएगा। यानी 3 स्तर की अपन ने चर्चा की है और ये तीनों स्तरों पर चर्चाएं की गई हैं। तो संरचना का उल्लेख है। आगे प्यारे विद्यार्थियों, अनुच्छेद 243 की मैं बात करूं, 243 की मैं बात करूं तो इस 243 डी में स्थानों का आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। 243 डी में किसका उल्लेख किया गया है? उसके आरक्षण का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। इस पंचायती राज में जो स्तर होंगे सभी स्तर पर क्या होगा? आरक्षण भी लागू होगा। SC ST या OBC वर्ग होगा, उसमें जो आरक्षण होता है वो सबको पता है कि रोटेशन क्रम में होगा। और महिला आरक्षण का आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों, महिलाओं को आरक्षण की चर्चा की गई तो महिलाओं को 1/3 या 33% आरक्षण का क्या कहा गया है? प्रावधान कर रखा है, उसकी चर्चा है। आगे मैं बात करूं स्थानों में आरक्षण और पंचायतों की अवधि की बात की जाए कि कार्यकाल में उसकी अवधि क्या होगी, तो 243 ई में कहा गया है वो किस बात का जिक्र किया गया है कि पंचायतों की अवधि कितनी होगी, यानी कितना कार्यकाल होगा। तो सिंपल सा पता है कि पंचायती राज में सभी पदाधिकारियों का कार्यकाल 5 साल होता है। चुनाव से लेके आगे वाले चुनाव तक 5 वर्ष के लिए क्या किया जाता है? उनका चुनाव किया जाता है। फिर मैं बात करूं आगे ऐप की बात करूं तो ऐप में ऐसा का ऐसा ध्यान रखना है। ऐप में किस बात का जिक्र किया गया है? तो ऐप में उसकी योग्यताओं के सदस्य की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। सदस्यों की किसका उल्लेख किया गया है? योग्यता क्या होंगी, अहर्ता क्या होंगी, तो उन चीज़ों का जिक्र किया गया है। वो 243 किसमें किया गया है? ऐप में किया गया है। और 243 आगे बात करूं, 243 ऐप के बाद जी आता है। इस जी में शक्तियों का उत्तरदायित्व किया गया है कि क्या क्या पंचायत राज में 243 जी में किसका होगा, उसमें कितने पंचायतों की शक्तियां होंगी, उनका क्या दायित्व होगा, क्या उत्तराधिकार होगा, इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। वो अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 243 जी में इन चीज़ों का क्या किया गया है भाई? जिक्र किया गया है। आगे मैं एच की बात करूं कि 243 एच में किस बात के दिया गया है, तो इसमें भी उनकी निधियों का और शक्तियों का क्या दिया गया है? प्रावधान दिया गया है। यानी किस प्रकार की निधियां होंगी, क्या पावर्स होंगी, क्या उत्तरदायित्व। इस आगे आएगा वो आएगा अनुच्छेद 243 आई की बात करूं तो वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन किया गया है। इसमें पंचायतों की वित्तीय भार क्या होगा, वित्तीय स्थिति फाइनेंस क्या होगा, उस चीज़ों का क्या किया गया है? 243 आई में जिक्र किया गया है। जे में पंचायतों के लेखाओं का उल्लेख किया गया है। पंचायतों की जो लेखा होगा उसका जिक्र किया गया है, वो 243 आई में किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके आगे जे में है जो 243 की बात करूं, 243 जे में क्या है? पंचायतों की लेखाओं का क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। फिर 243
आगे मैं बात करूँ 243 होगा, उस 243 में होगा वो के होगा, उस के में उसके राज्य के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। 243 के में राज्य के पंचायतों के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है कि उनका चुनाव किस तरह से ही होगा। और 243 आगे की चर्चा करूँ कि पंचायतों का निर्वाचन संपन्न हुआ और निर्वाचन के बाद उनकी किस तरह से कार्य किया जाएगा, तो संघ राज्यों पर लागू होगा। एल में इस बात का उल्लेख किया गया है। एल में ये चीज़ें होंगी वो संघ व राज्य दोनों के लिए क्या होंगी, लागू होंगी। इन चीज़ों का जिक्र किया गया है। इस तरह से आगे प्रावधान देखिए, एल एम में आ जाते हैं तो एम तक पहुंचते हैं। तो एम में किस बातों का जिक्र किया गया है, एम में इस भाग में कल्पित क्षेत्रों को लागू न हो। और एन ओ की बात करूं तो न्यायालय से संबंधित पंचायतों की प्रावधान किया गया है। ओ तक पूछेंगे तो यहाँ पर सेम टू सेम पंचायतों से संबंधित राज्यों में किस जगह लागू होती हैं और कहाँ, हर जगह अलग अलग होंगी और इससे संबंधित कुछ विवादों पर भी प्रावधान है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं प्यारे विद्यार्थियों। 243 में उल्लेख भाग 9 की कहा गया, ए से लेके ओ तक मैंने आपको बताया, या फिर कै से लेके अण तक इसका जिक्र किया गया है। इसमें जिक्र किया गया है 243 ए में, उसमें परिभाषा का जिक्र किया गया है 243 में। और 243 ए की बात करूं तो उसमें ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। 243 बी की बात करूं तो यहाँ पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। 243 सी की बात करूं तो संरचना कैसी होगी उसका जिक्र किया गया है। संरचना में मैंने कहा 3 स्तर होंगे, जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद होंगी। 243 डी में कहा गया कि आरक्षण किस तरह से दिया जाएगा और कितना होगा और किन को होगा। ई में कहा गया कि अवधि क्या होगी। एफ में सदस्य की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। सदस्य की योग्यता आपको ध्यान रखना है, सरपंच की उम्र 21 वर्ष होती है, पंचायत में कोई मेंबर बनता है उसके लिए। आगे बात को जी की शक्तियों का, और एच में भी है और आई में वित्तीय को ध्यान रखना है। बाकी इतने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद नहीं हैं जिनका निर्वाचन 243 के तहत निर्वाचन का प्रावधान कहा है। मैंने कहा त्रिस्तरीय होगी, 3 स्तर होंगे, वो कौन कौन से होंगे इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। अपना जो पॉइंट है वो पंचायती राज चल रहा है। क्या चल रहा है प्यारे विद्यार्थियों, पंचायती राज चल रहा है। मैंने कहा ग्राम पंचायत या पंचायत जो ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में जो संख्या निर्धारित होगी वो कैसे निर्धारित होगी। लगभग इनकी जो संख्या आजकल चल रही वो 9,900 है। इसकी 295/296 भी मानी जाती है, जबकि जिला परिषद है वो 33 है। इनकी संख्याओं के संबंध में भी लगभग विवादित चलता रहता है, लेकिन कमती घटती बढ़ती रहती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा कैसे बनी हुई है, कितनी संरचना होगी। तो ग्राम सभा में कहा गया है कि 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड पंच होंगे। 3000 जैसे ही यहाँ पर 3000 की क्या होगी, पॉपुलेशन होगी, जनसंख्या होगी, उस जनसंख्या पर कितने न्यूनतम वार्ड होंगे, 9 वार्ड होते हैं। अगर इसकी संख्या क्या हो जाए, 1000 बढ़ जाए, अगर इनकी संख्या 1000 बढ़ जाए तो कितने वार्ड बढ़ जाएंगे भाई, 2 वार्ड और बढ़ जाते हैं। इसका मतलब एक्स्ट्रा हो जाती है। यानी टोटल जनसंख्या कितनी हो गई, 4000 हो गई, तो वार्डों की संख्या कितनी हो गई, 11 वार्ड हो गई। शायद मैं जो समझा रहा हूँ समझ में आ गया होगा, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा। और इसके जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, वो कौन कौन होते हैं, तो मेंबर में ध्यान रखना है। सरपंच होता है इसका सदस्य, वार्ड होता है और उप सरपंच भी होता है। ये इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, जिसमें सरपंच, उप सरपंच और वार्ड मेंबर जो सरपंच व्यक्ति हैं वो बनते हैं। मैंने कहा कि 3000 की जनसंख्या पर 9 वार्ड होंगे और वहाँ एक ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। जैसे ही अगर जनसंख्या बढ़ जाती है, 1000 संख्या बढ़ जाती है, 4000 हो जाते हैं, तो वहाँ वार्डों की संख्या कितनी बढ़ जाती है प्यारे विद्यार्थियों, 2 वार्ड मेंबर और बढ़े जाते हैं। यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो ग्राम सचिव होता है, और जो निर्वाचन का है वो राज्य निर्वाचन क्या कराता है, इसका चुनाव करवाता है।
अब मैं बात करूं चुनावों के बाद कैसे, मैंने कहा 3 व्यक्ति क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं, तो तीनों का ध्यान रखना है। एक डायग्राम बनाएंगे, उसके आधार पर इनको भी ध्यान रखना है। मैंने कहा एक तो सरपंच होता है, एक होता है उप सरपंच, एक होता है वार्ड मेंबर, वार्ड सदस्य। मैं कॉलम के आधार पर एक बात बताना चाहता हूं आपको। मैंने कहा इनका कैसे कैसे प्रावधान होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये ध्यान रखना है। ये तो जो लिखे हैं मैंने वो पद हैं, एक तरह से क्या हैं, पद हैं। पदों के साथ साथ मैंने कहा इनका चुनाव कैसे होता है, शपथ कैसे होते हैं, त्यागपत्र कैसे होते हैं। इनका क्या होता है, चुनाव। चुनाव के बाद ये क्या लेते हैं भाई, शपथ लेते हैं, और एक क्या करते हैं, ये त्यागपत्र देना चाहें तो किसे देंगे, बाकी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी इनको क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये 3 पदों की पदाधिकारियों की अपन चर्चा करने वाले हैं। तीनों को एक कॉलम के माध्यम से आप बना सकते हैं। मैंने कहा चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव की चर्चा करना चाहता हूं, जिसमें मैंने कहा यहाँ पर सरपंच का चुनाव सबको पता है, प्रत्यक्ष होता है। उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। वार्ड पंच का चुनाव भी क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। शपथ इनको कौन दिलाएगा, जिस समय रिटर्न अधिकारी होता है, आरओ होता है, वो आरओ क्या दिलाएगा, इनको सबको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, जिसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी बोलते हैं, रिटर्न अधिकारी बोलते हैं। वो इनको क्या दिला के जाता है, शपथ दिला के जाता है। अगर मैं कह दूं इनको त्यागपत्र की बात करूं तो क्या किसको देंगे ये त्यागपत्र, त्यागकर ये विकास अधिकारी बीडीओ को देंगे। किसको देंगे, बीडीओ जो साहब हैं उनको ये क्या देंगे, यानी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उस व्यक्ति को क्या देंगे, ये त्यागपत्र देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने इन ग्राम सभा के बारे में आपको क्या बताया है, जिक्र बताया है। और इनकी जो बैठक होती है, बैठक मैंने कहा 2 प्रकार से बैठक होती है। एक तो क्या होती है, अनिवार्य बैठक होती है, और एक साधारण बैठक होती है। अनिवार्य बैठक सबको पता है कब कब होती है, 26 जनवरी को होती है और 15 अगस्त को होती है, 1 मई को होती है और 2 अक्टूबर को होती है। ये आपकी जो अनिवार्य बैठक है। साधारण बैठक की बात करूं तो साधारण बैठक होंगी वो आपकी 2 तरह से हो सकती हैं, जो कब कब हो सकती हैं, 5 तारीख 20 तारीख, 5 तारीख और 20 तारीख को होंगी, या 12 तारीख और 27 तारीख को क्या की जा सकती हैं, इनकी बैठकें की जा सकती हैं। प्यारे विद्यार्थियों सरपंच में यहाँ बजट तैयार करता है, विकास अधिकारी को प्रस्तुत करता है, पंचायत इसको क्या करती है, पारित करती है। उम्र मैंने बताया कि 21 वर्ष होती है। बीजेपी सरकार ने एक आवेदन और 8वीं पास के लिए कहा था, टीएसपी एरिया में 5वीं पास के लिए प्रावधान किया था। 22 नवंबर 1995 के बाद सरपंच के 3 क्या नहीं होनी चाहिए, संतान नहीं होनी चाहिए, ये भी दिखाया गया है। लेकिन आपको मुख्य रूप से यही बातों का क्या करना है, ज़्यादा ध्यान रखना है। कार्यकाल के अपन ने जो चर्चा की है वो कार्यकाल की 5 वर्ष इसकी अपन ने क्या की है, बात की है कि कार्यकाल कितना होता है भाई, कार्यकाल इन सभी का कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष होता है, यानी कार्यकाल 5 वर्ष क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। आय के स्रोत क्या होते हैं, तो सरकार से प्राप्त अनुदान से आय मिलती है। बाकी कार्यों में टीकाकरण, परिवार नियोजन, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, रोड, नमक, लाइटें बनाना, यानी यहाँ पर जो व्यवस्था होती है, मेले त्योहार आयोजित करवाना, ये आदि कार्य क्या किए जाते हैं, इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा उसमें जिसकी बात करूँगा, ये तो सरपंच है। सरपंच साहब का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है। रिटर्न अधिकारी इसको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है, और ये बीडीओ को क्या देता है, त्यागपत्र। हालांकि 3/4 बहुमत से सरपंच को हटाया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखने प्यारे विद्यार्थियों, सरपंच को कार्यकाल में पहले और लास्ट वर्ष में नहीं हटाते, ठीक है। तो इसका मतलब कार्यकाल के दौरान उसके एक वर्ष में अंदर दोबारा से लाया नहीं जा सकता है विश्वास प्रस्ताव।
शुरू के 2 वर्ष में नहीं हटेगा और लास्ट में नहीं हटेगा तो कार्यकाल के दौरान 2 ही बार उनको क्या लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है हटाने के लिए। मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, पंचायत समिति की बात करना चाहता हूँ। नंबर बी पर है क्या, पंचायत समिति। इस पंचायत समिति की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो पंचायत समिति में भी वही बात है जिनका आधार है। जैसे सर्वाधिक पंचायत समिति अलवर में 14 हैं, जयपुर में भी हैं और जैसलमेर में 3 ही पंचायत समिति हैं। तो पंचायत समितियों की अपन बातें करने वाले हैं। एक कैसे बनती है तो प्यारे विद्यार्थियों 1 लाख की जनसंख्या पर 15 पंचायतों में एक वार्ड मेंबर होता है और जैसे जनसंख्या बढ़ जाती है 15,000 पर तो 2 सदस्य क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी जिन जगहों पर क्या होता है 1 लाख जनसंख्या होती है तो वहाँ पर 15 वार्ड होते हैं और 15,000 जनसंख्या बढ़ने पर 2 वार्ड और बढ़ जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखनी है। हालांकि इनकी बैठक की बात करूँ तो महीने में कितनी होती हैं वो अलग प्रावधान है। 1 महीने में 1 ही बार होती है, 1 बार ही क्या होती है, ये साधारण बैठकें होती है। अब मैं यहाँ पर जो पदाधिकारियों की योग्यता की बात करूँ और पदाधिकारियों की बात करना चाहता हूँ, उसमें आपने नाम सुना होगा कि यहाँ पर जो पदाधिकारी होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो पदाधिकारियों में चर्चा करना चाहता हूँ। पंचायत समिति के पदाधिकारियों का आपको पता भी होगा, नहीं है तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देखो एक तो प्रधान होता है, एक उप प्रधान होता है, एक वार्ड सदस्य होता है, वार्ड मेंबर जिसको सीआर बोला जाता है, ठीक है, डीआर भी बोल देते हैं। तो ये मैंने कहा वार्ड मेंबर होता है, उप प्रधान होता है और क्या होता है, प्रधान होता है, पंचायत समिति व्यक्ति होता है। चुनाव की मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रधान का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। वहाँ केवल पंचायती राज में किसका चुनाव प्रत्यक्ष हो रहा था, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष हुआ था। एक यहाँ पर चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष केवल और केवल वार्ड मेंबर का चुनाव होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा। मैं बात करूं यहाँ पर शपथ दिलाने की बात करूं तो यहाँ पर वार्ड मेंबर को जो चुनाव कराएगा इसमें रिटर्न अधिकारी आरओ इसको क्या दिला देगा, शपथ दिला देगा। लेकिन प्रधान और उप प्रधान को शपथ दिलाने का कार्य होता है वो उपखंड अधिकारी को होता है। किसको होता है, उपखंड अधिकारी होता है, उसको क्या होता है, शपथ दिलाने का अधिकार होता है। अगर मान लो ये त्याग पत्र देना चाहे चुनाव होने के बाद तो यहाँ किसको दे सकते हैं, देखो वार्ड मेंबर देगा वो प्रधान को दे सकता है क्योंकि प्रधान इनसे बड़ा है। उप प्रधान भी किसको देगा, प्रधान को देगा, लेकिन प्रधान है वो किसको देगा, जिला प्रमुख को देगा। यानी ये अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो जिला प्रमुख को त्यागपत्र देगा। इस डायग्राम को आप अपनी स्क्रीनशॉट से ले सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैंने कहा अनिवार्य बैठक हमेशा होती है, लेकिन महीने में एक बार इनकी क्या होती है, साधारण बैठक भी आयोजित की जाती है। यहाँ पर बजट विकास अधिकारी तैयार करता है, जबकि मुख्य कार्यकारी को सीईओ को क्या कर देता है, प्रेषित कर देता है, और फिर जिला परिषद क्या कर देती है, बजट को क्या कर देती है, पारित कर देती है। मैंने कहा जो पंचायत समिति का प्रधान होता है उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और इसको शपथ दिलाने की बात करूं तो मैंने कहा उपखंड अधिकारी होता है और जिला प्रमुख को ये क्या कर देता है, त्यागपत्र दे देता है। मैंने कहा उप प्रधान होता है, इसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है और इसको भी उपखंड अधिकारी क्या देता है, शपथ दिलाता है, लेकिन त्यागपत्र किसको देगा, ये व्यक्ति प्रधान को देगा। मैं कहता हूं वार्ड सदस्य तो प्रत्यक्ष चुनाव होगा, रिटर्न अधिकारी पीठासीन अधिकारी इसको क्या दिलाएगा, शपथ दिलाएगा, और ये प्रधान को क्या दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। तो ये पंचायतों से संबंधित अपन ने क्या की है, बात की है। कार्य भी जिस तरह से इनका किया जाता है वो भी ये कार्य करते हैं। अब मैं बात करूंगा नंबर सी पर, जिला परिषद की बात करने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों। जिला परिषदों की संख्या अपन ने बात की है 33 है। जिला परिषद कैसे बनेगी कि यहाँ पर जनसंख्या के वार्ड के अनुसार होंगी कि 4 लाख की जनसंख्या पर न्यूनतम 17 वार्ड होते हैं, और जैसे ही संख्या 1 लाख बढ़ जाती है तो 2 वार्ड और क्या हो जाते हैं, काउंटिंग हो जाते हैं।
यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख 3 पद होते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक तो पद होता है वो जिला प्रमुख का पद होता है, एक होगा वो उप जिला प्रमुख होगा, उप जिला प्रमुख का पद होता है। और वही क्या होते हैं, वार्ड सदस्य होते हैं। जैसे वार्ड बटे होते हैं तो वार्डों के हिसाब से वार्ड भी बटे होते हैं। यह निर्वाचित सदस्य होते हैं जिनको डीआर कहा जाता है। बाकी पंचायतों के प्रधान और सभी सांसद और विधायक क्या होते हैं, इनके सदस्य होते हैं। इनकी बैठक की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2 बैठक होंगी, एक तो साधारण बैठक होगी और ये अनिवार्य बैठक न होकर विशेष बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है, विशेष बैठक। इस बैठक में क्या बात है भाई, स्पेशल बात क्या है इसमें ये भी ध्यान रखना है। साधारण ये तो 3 माह में, कितने माह में, 3 माह में क्या होगी, एक बार एक बैठक होती है और साधारण बैठक होती है। विशेष बैठक की मैं बात करना चाहता हूँ। विशेष बैठक में कहा गया है कि यहाँ पर 1/3 सदस्य अगर कह देंगे, 1/3 सदस्य कह देंगे बैठक के लिए तो बैठक क्या हो जाती है, बुला ली जाती है। ये जो तीनों पद हैं या मुख्य सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो यहाँ पर कार्य संभालता है। चुनाव की बात करूं तो यहाँ पर चुनाव भी अप्रत्यक्ष होगा, जिला प्रमुख का और उप जिला प्रमुख का भी क्या होगा, अप्रत्यक्ष ही होगा। और वार्ड मेंबर का चुनाव होगा, वो कैसे होगा प्यारे विद्यार्थियों, इनका प्रत्यक्ष होता है। तो वही चरण और वही प्रक्रिया है इनकी भी। अब मैं बात करूं शपथ की बात करूं तो शपथ इनको कौन दिलाएगा, आपका जो जिले का जिला कलेक्टर है, जिला कलेक्टर क्या दिलाएगा, इनको शपथ दिलाएगा। और अगर ये त्यागपत्र देना चाहें तो प्यारे विद्यार्थियों वार्ड मेंबर किसको दे सकता है, जिला प्रमुख को क्या दे सकता है, ये डीआर हैं, ये डीआर है, वो क्या दे सकता है, जिला प्रमुख को क्या देगा, त्यागपत्र। और ये उप जिला प्रमुख है वो भी किसको देगा, जिला प्रमुख को देगा प्यारे विद्यार्थियों। जबकि ये जिला प्रमुख है वो इससे बड़ा व्यक्ति है, वो कौन सा है, वो संभागीय आयुक्त का व्यक्ति है, वो उसे क्या देगा, त्यागपत्र देगा। मतलब कभी भी नीचे वाला अधिकारी अपने से बड़े वाले अधिकारी या पदाधिकारी जो पद है उसको क्या दे सकता है, त्यागपत्र सौंप सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये प्रावधान रखा जो मैंने आपको बताया है प्यारे विद्यार्थियों। कार्यकाल वही 5 वर्ष और आय के जो स्रोत हैं वो राज्य सरकार, इनका सबसे बड़ा, राज्य सरकार सबसे बड़ा क्या है, इनका आय का स्रोत है। और पूरे जिले पर जो कार्य करने की बात आती है, पंचायतों में समन्वय रखना और विकास की योजनाएं और विकास से संबंधित सारे कार्य किए जाते हैं वो आपकी जिला परिषद के द्वारा ही किए जाते हैं। ये भी अपन को क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना है। तो आज अपन ने जो चर्चा की, उम्र तो मैंने बताया आपको 21 वर्ष होती है, सभी पदाधिकारियों की उम्र की बात की जाए तो 21 वर्ष निर्धारित कर रखी है। तो आज अपन ने पंचायती राज में तीनों स्तरों पर चर्चा की है। पहला जो स्तर है वो कौन सा है, वो ग्राम पंचायत है, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। तीनों के मैंने पदाधिकारी बताए, यहाँ पर सरपंच, उप सरपंच और वार्ड मेंबर, पंचायत समिति प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर, और जिला परिषद में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और वार्ड मेंबर होते हैं। सभी का कार्यकाल मैंने जिक्र किया है। अब बात करेंगे 76वें संविधान संशोधन से संबंधित और नगरीय स्वशासन की बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। लेकिन इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं और इनको क्या कर सकते हैं, इनको याद भी रखना है, लिखे नोट डाउन अपनी कॉपी में जरूर इनको क्या करना है, नोट डाउन करके लिखे याद करने हैं। और जब भी ऑफलाइन क्लासें होंगी तो आपको क्या करना है, इनको चेक भी करवाना है कि सर हमने गर्मियों की छुट्टियों में समय का क्या किया है, सदुपयोग किया है। तो ये अपन ने बात की है प्यारे विद्यार्थियों। आगे अपन जो चर्चा करेंगे वो नगरीय स्वशासन की बात करेंगे। यहाँ पर किसकी चर्चा करेंगे, नगरीय स्वशासन की बात करेंगे, जिसमें जो संविधान संशोधन होगा वो कौन सा संविधान संशोधन होगा, वो 76वां संविधान संशोधन होगा। और इस 76वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधान और नगरीय शासन की क्या करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे।
ठीक है, समय का पाबंद को ध्यान रखते हुए अपन यहाँ पर समाप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।